अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एज के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे सेटअप से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ मुंसलिक हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस, सेशंस और इंटरव्यूज आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें दैट हमें मिले मोटिवेशन और आपको मिले हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के इस सेशन में हमें गुजरात से ज्वाइन किया है मिस नाज़मा सईद ने, जो कि फाउंडर हैं नाज़मा स्पीच थेरेपी सेंटर गुजरात की। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में और इस सेटअप के बारे में डिटेल से जानते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस नाज़मा कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम। जी हुमायूं, कैसे हैं आप? ठीक है। जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, हमें बहुत शुक्रिया आपने के वक्त दिया। हम यहीं से शुरू करना चाहेंगे ये पूछ के कि नाज़मा स्पीच थेरेपी सेंटर आप लोग गुजरात में कब से काम कर रहे हैं, गुजरात में कहाँ पे काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं? जी जी। गुजरात में ये नाज़मा स्पीच थेरेपी सेंटर के नाम से जो है तकरीबन मैं 2019 के स्टार्ट से काम कर रही हूँ। पहले मैं जो थी इस्लामाबाद में कर रही थी क्योंकि मेरी एजुकेशन वहाँ की थी, तो फिर वहाँ पर ही। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरे सिटी में ज़्यादा ज़रूरत है। बेसिकली मैं क्योंकि गुजरात से थी और यहाँ पर हमारे बहुत कम है, लोगों को अवेयरनेस भी कम है, फिर थेरेपिस्ट भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। तो फिर मैं वापस आ गई और यहाँ पर काम स्टार्ट किया। 2019 से तकरीबन यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ। स्टिल ये चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। हम्म। तो गुजरात में एग्जैक्टली किस जगह पर मौजूद हैं आप लोग? जी, जब मैंने स्टार्ट किया था तो लोकेशन चेंज थी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वज़ह से आपको सारी चीज़ें मतलब देख के आपको चलना पड़ता है। तो फिलहाल के लिए फिलहाल नहीं, नो नाउ करंटली जो है ये सिटी के अंदर ही है, रहमान शहीद रोड पे, ज़ीशान प्लाज़ा में है, मेन सिटी में है। वहाँ पर काम कर रहे हैं हम। राइट। तो अगर हम ये पूछना चाहें कि वैसे तो स्पीच थेरेपी सेंटर के नाम से कुछ चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं, लेकिन आप किस किस्म की सर्विसेज यहाँ पे दे रहे हैं, अगर आप बता सकें हमें? जी, जी। इसमें जो ज़्यादातर अभी तक जो मेरे पास केसेज़ आते हैं कोक्लियर इम्प्लांटेड एंड ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। इसके अलावा जो दूसरे केसेज़ जैसे स्टैमरिंग, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स, ये वाले केसेज़ भी मोस्टली जो डील करती हूँ वो ये 4 केसेज़ ज़्यादातर मेरे पास जो आते हैं, ठीक है? स्टैमरिंग, आर्टिकुलेशन, एएसडी एंड कोक्लियर इम्प्लांटेड। अभी फ़िलहाल के लिए जो सबसे ज़्यादा केसेज़ हैं वो कोक्लियर इम्प्लांटेड ही हैं और डिपेंड, लेकिन ये है कि हम बहुत सारी दूसरी कैटेगरीज़ भी डील करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ये 4 कैटेगरीज़ के बच्चे आते हैं हमारे पास। हुँ। लेकिन ये जो स्पीच का इश्यू है, ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस में आ सकता है। जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि हियरिंग वालों के साथ इश्यू होता है, फिर ऑटिज़्म, डाउन सिंड्रोम के साथ भी इवन स्पीच के इश्यूज़ होते हैं। तो आप डिफरेंट मेरे पूछने का मकसद ये है कि डिफरेंट चैलेंजेस वाले बच्चों के साथ डील कर रही होती हैं। तो उसमें क्या हुँ। कोई एज ग्रुप भी आप लोगों ने डिफाइन किया हुआ? जी, जी, एज ग्रुप ज़्यादातर हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जो 12 ईयर से नीचे-नीचे जो बच्चे होते हैं उनको हम करें। क्योंकि आफ्टर मतलब जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है, आपके चैलेंजेज़ और ये चीज़ें पेरेंट्स को भी फेस करनी पड़ती हैं और ऑफ कोर्स थेरेपिस्ट को भी सफ़र करना पड़ता है बहुत सी चीज़ों को लेके। और फिर बच्चे की इम्प्रूवमेंट भी मैटर करती है क्योंकि हमारा जो काम है क्लिनिकल बेस्ड है, प्रोग्रेस बेस्ड काम होता है। तो उसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें, एज ग्रुप बहुत मैटर करता है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एक बड़ी एज का बच्चा आ रहा है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस, उसकी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन की जो टेक्निक्स, वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो ज़्यादातर जो एज ग्रुप चला आ रहा है अभी फ़िलहाल के लिए वो 12 इयर्स से नीचे-नीचे ही है। इसके हुँ। अलावा सॉरी, इसके अलावा कुछ जी, ऐसे जी। ऐसे भी हैं जिनको जैसे स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, इवन के मैं उनके साथ भी कभी असेसमेंट के लिए मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज़ थेरेप्यूटिक सेशंस मैं नहीं देती। जैसे स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं गुजरात में, तो उनकी ये हुँ, है कि मैं असेसमेंट जो कि हॉस्पिटल सेटिंग में होते हैं, अदरवाइज़ जो हुँ। है बस। और यही एज राइट। ग्रुप्स 12 ईयर से नीचे। हुँ। अच्छा, एक चीज़ असेसमेंट से मुझे एक और चीज़ याद आ गई कि जिस तरह आपने कहा कि ऑटिज़्म और इससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस वाले बच्चे भी आप डील कर रहे होते हैं, तो कुछ बच्चों के लिए फॉर्मल डायग्नोसिस की ज़रूरत पड़ती है।
तो क्या गुजरात में फॉर्मली डायग्नोज करने की भी सहूलत मौजूद है? आपके इल्म में है कुछ, आप वहाँ रेफर करती हैं, या अगर किसी को डायग्नोसिस की ज़रूरत हो तो फिर कैसे करते हैं? जी, जी। डायग्नोसिस देखिए कुछ अगर कोई बच्चा डायग्नोज़्ड हुआ आता है तो वो तो ठीक है, ज़ाहिर-सी बात है रिपोर्ट्स और एवरीथिंग हम देखते हैं। लेकिन अगर जैसे ऑटिज़्म का बच्चा आता है तो मैं खुद जो है ऑटिज़्म को डायग्नोज़ नहीं करती बेसिकली। मैं उसको रेफ़र कर देती हूँ किसी साइकोलॉजिस्ट के पास। आई एम आल्सो साइकोथेरेपिस्ट बट फिर भी वो जो बाकायदा ट्रेन्ड हैं इसमें उनके पास रेफ़र किया जाता है। अदरवाइज़ जो स्पीच की असेसमेंट है वो मैं खुद ही करती हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं लेकिन अगर स्पीच के हवाले से देखा जाए तो गुजरात शहर में बहुत कम है, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पीच पैथोलॉजिस्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये है कि बिग सिटीज़ का फिर रुख करवाना पड़ता है पेरेंट्स को कि आप उस साइड पे जाएँ। लेकिन हुँ, अदरवाइज़ साइकोलॉजिस्ट के लिए हमें ज़रा करना पड़ता है कि हम बिग सिटीज़ की तरफ जाएँ। बाकी स्पीच का तो हम लोग खुद ही जो है इस चीज़ पे करते हैं। हुँ। अच्छा, ये बताइए कि जो ज़्यादातर यहाँ पे काम हो रहा होता है बच्चों के साथ, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो आप उसको ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि ज़्यादातर ये वन ऑन वन सेशंस पे ही काम हो रहा होता है स्पीच थेरेपी पे, क्या ऐसा ही है? जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वन टू वन सेशंस ही चलते हैं क्योंकि जो एएसडी का बच्चा है उसको प्रॉपर अटेंशन उसको चाहिए और उनके हमने अटेंशन स्पैन पे काम करना है, उनके आई कॉन्टैक्ट पे काम करना है, उनकी कमांड फॉलोइंग पे काम करना है, तो वन टू वन। इवन के कॉक्लियर इम्प्लांटेड बच्चे, इवन के विद हियरिंग एड्स, उनके साथ भी जो है हम वन टू वन सेशंस रखते हैं। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हमने उनकी जितनी हम इंटरवेंशन पे जल्दी काम करेंगे उतना बेहतर होगा उनके लिए। तो वन टू वन ही चलते हैं सेशंस। हुँ। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये याद आई कि जो स्पीच थेरेपी एएसडी बच्चे की या किसी और चैलेंज वाले बच्चे की, और ये जो कॉक्लियर इम्प्लांटेड बच्चे हैं, इनमें क्या कोई डिफरेंस होता है? कुछ और मेहनत, कुछ और टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं जो कि दोनों को डिफरेंट करती हैं, या ऑलमोस्ट ऐसे ही काम करना पड़ता है? नो, नो, नो डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। एक कॉक्लियर इम्प्लांटेड बच्चे में और एक एएसडी के बच्चे में बहुत डिफरेंस है। देखिए एक इम्प्लांटेड बच्चा जो है वो एक ऑपरेट हुआ है, एक सर्जरी करवा के आया मेरे पास, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है मैं उसकी ऑडिशन पे काम करूँगी, उसकी ऑडिटरी प्रैक्टिसेज़ पे काम करूँगी कि वो किसने कैसे सुनना है और कैसे बोलना है। लेकिन जो एएसडी का बच्चा है उसको मैं ये तो नहीं करूँगी कि मैं उसकी ऑडिटरी पे ही काम मुझे उसको फुल एक थेरेपी का सेशन देना है जिसमें मेरा फेस, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस उसने हर चीज़ नोट करनी है, ठीक है? जो एक एएसडी का बच्चा है। अदरवाइज़ अगर हम कॉक्लियर इम्प्लांटेड देखें तो मैं उसके साथ अपने फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं कर सकती उस तरह से, क्योंकि वो लिप रीडिंग कर सकता है। तो वो एक इम्प्लांट करवा के आया तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सुन के बोले, ना कि देख के। सो हुँ, डिफरेंट थेरेपी इज़ टोटली डिफरेंट, ठीक है? एक एएसडी राइट। बच्चे की और एक बच्चे की डिफरेंट होगी। हुँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो हमने अभी तक बात की कि आपके पास जो क्लाइंट्स आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, इंडिविजुअल आ रहे हैं, उनकी थेरेपीज़ या उन पे काम हो रहा है। तो क्या आप लोग ऑनलाइन सर्विसेज़ भी देते हैं थेरेपीज़ की? जी, जी, बिल्कुल, ऐसा ही है। जब मैं गुजरात में बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया 2019 में, तो उसके कुछ टाइम के बाद 1 साल ऑलमोस्ट गुज़रा तो आई वाज़ गेटिंग मैरिड तो मुझे यहाँ से मूव करना पड़ा। तो मैं रावलपिंडी चली गई, वहाँ पर मैंने अपना स्टार्ट किया, लेकिन वो दिल को तसल्ली नहीं हुई थी, सो मैंने उसको इतना ज़्यादा नहीं लेके आगे चली पिंडी में। तो वहाँ पर मेरे अल्लाह का शुक्र है इंटरनेशनल पेशेंट्स मैं लेती हूँ, जिसमें आर्टिकुलेशन और स्टैमरिंग के केसेज़ चलते हैं। इंटरनेशनल पेशेंट्स में क्योंकि जो ऑनलाइन सेशंस में ही चलते हैं। तो वहाँ पर बाकी जो केसेस जैसे एएसडी है, जैसे हियरिंग के हैं, उनको हम अवॉइड करते हैं ऑनलाइन में। ऑनलाइन में हम ऐसे केसेस जो सेंसिबल बच्चे हैं, जो कि आपकी कमांड्स हुँ, को फॉलो कर सकते हैं, वीडियो सेशंस में आपके साथ अच्छे से डील कर सकते हैं, जिनको स्पीच एंड लैंग्वेज में जस्ट कुछ एरर्स हैं, ठीक है? या जस्ट लाइक स्टैमरिंग की मैंने बात की, तो वो हुँ, उनको हम डील राइट। अच्छा, आप खुद आपने कहा कि एक तो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे आपके बारे में थोड़ा डिटेल से कि आपकी एजुकेशन वगैरह कहाँ हुई, क्या हुई? उसके बारे में अगर आप हमें अपने बारे में, अपने एजुकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा अगर बता सकें मज़ीद। जी, जी। बेसिकली जब मैंने साइकोथेरेपी में किया साइकोलॉजी पढ़ी और फिर शुरू से इतना आइडिया नहीं था चीज़ों का। साइकोलॉजी में गए और साइकोलॉजी के बाद मैंने साइकोथेरेपी में किया स्पेशलाइज़ेशन की, तो उसमें मैंने हॉस्पिटल जॉइन किया बेसिकली प्रैक्टिस के लिए। और जब मैंने हॉस्पिटल में बैठना शुरू किया, तो मैं बहुत सारे ऐसे केसेज़ देखती थी कि बच्चे आ रहे हैं और आई डोंट नो कि उन कैसे उनको डील करना है।
बच्चे आते थे और मैं बिल्कुल ब्लैंक और वो रेफर कर दिए जाते थे, ज़ाहिर-सी बात है मैं उनको डील नहीं कर पाती, क्योंकि हुँ, पेरेंट्स को भी इतनी अवेयरनेस नहीं आया उन्होंने एक साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना है या स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना है, उनको हुँ, ये आइडिया नहीं था। अब वो जैसे कोई रेफर करता वो आ जाते या डॉक्टर्स भेज देते क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये भी बहुत बड़ी बात है, रेफरल हमेशा जो है वो ठीक नहीं मिलता पेरेंट्स को। तो हुँ, वो जब मेरे पास आते थे तो फिर मैंने अपनी वहाँ पर जो टीम थी, जो हॉस्पिटल में उनसे मैंने बात की। देन मैंने इस्लामाबाद में अप्लाई किया फर्दर स्टडी के लिए और फिर मैंने स्टार्ट की स्टडी और स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में ही वो कंप्लीट की और फिर वहाँ पर ही मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की और फिर वही बात कि फिर मुझे जब मैंने अपनी ये सारी एजुकेशन कंप्लीट की स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में, तो मुझे लगा कि मुझे अब वापस जाना चाहिए, अपने सिटी में जाके काम करना चाहिए क्योंकि जैसे आपको पता ही होगा हमारे यहाँ पर बहुत 2 या 3 थेरेपिस्ट होंगे गुजरात में भी फिलहाल में। हुँ, इससे ज़्यादा हुँ, तो ऐसा है हॉस्पिटल्स में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं। मैं इसलिए हुँ, ये चीज़ कर रही हूँ कि हमारे यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी देखने को मिली है। तो फिर पेरेंट्स की शिकायतें भी आती हैं, तो सिर्फ़ 2 या 3 थेरेपिस्ट हैं। तो इसलिए मैं वापस आई और फिर यहाँ पर मैंने अपना क्लिनिकल सेटअप स्टार्ट किया और अब तक चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह आगे भी चलाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो क्या अभी फ़िलहाल इसको आप अकेले ही रन कर रही हैं या आपके साथ कुछ असिस्टेंट भी हैं या कुछ और भी स्टाफ़ है आपके साथ जो कि आपके साथ काम कर रहा है? जी, जी। मैं मेरे साथ 2 मेरी असिस्टेंट काम कर रही हैं, एक स्पेशल एजुकेटर है और एक साइकोलॉजिस्ट है। बेसिकली जब आपके पास बच्चे आते हैं तो आप अकेले उसको आपके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। आपने हुँ, सेशंस को और जो स्पेशल एजुकेटर हैं बेसिकली मैंने जो उनको हायर किया है, मैंने साथ स्कूलिंग सेटअप बनाया है। वो स्कूलिंग ओके। कोई इस तरह की बहुत इंक्लूसिव सेटअप नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि वो इंक्लूसिव सेटअप है या कोई ऐसी एजुकेशन मैंने प्रोवाइड कर रही हूँ, नो। ये एक बेस है। ऐसे हुँ, बच्चों के लिए स्कूलिंग में आगे चल सकते हैं, जिन्हें हम नॉर्मल स्कूलिंग की तरफ भेज सकते हैं, ठीक है? जैसे कि कोक्लियर इम्प्लांटेड बच्चे, मेरा जो मेन फोकस है, वो कोक्लियर इम्प्लांटेड बच्चों की स्कूलिंग है, जो कि कल को नॉर्मल स्कूलिंग की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? तो जो स्कूलिंग होती है, वो करवाती हूँ और बाकी जो सेशन होता है, वो वन टू वन होता है उसमें। हुँ, डिपेंड राइट। करता है डिपेंड करता है कि सॉरी कि अब जैसे कोई एक बच्चा है किसी और डिसऑर्डर के साथ आ रहा है, एएसडी के साथ आ रहा है, तो क्या उसकी हम रीडिंग एबिलिटीज़ या राइटिंग एबिलिटीज़ पे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वो डायग्नोसिस और असेसमेंट के बाद हम ये डिसाइड करते हैं। अगर ऐसा बच्चा जो कि स्कूलिंग में आगे चल सकता है, जिसको हम मूव करवा सकते हैं, तो हम उन पे भी काम करते हैं और उनकी स्कूलिंग भी करवाते हैं। हुँ। अच्छा एक और चीज़ कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी या लाहौर, कराची में जो थेरेपिस्ट हैं या प्रोफ़ेशनल हैं, उनको अपनी ट्रेनिंग की अपडेट और एजुकेशनल अपडेट निस्बतन ज़्यादा आसान है। तो आप क्योंकि मैंने देखा है इस फ़ील्ड में भी अपनी एजुकेशन को या अपनी ट्रेनिंग्स को, नई रिसर्च आती रहती हैं, तो उन अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं? कैसे फ़ोकस करते हैं इन चीज़ों पे? अ, देखिए जैसे कि आपने ये बात की कि इस्लामाबाद और पिंडी अब जब हम यहाँ वहाँ से निकलते हैं तो हमारा कांटेक्ट होते हैं हम हर जगह जो है जैसे वर्कशॉप्स होती हैं जैसे सेमिनार्स होते हैं हम उनको उनके साथ ज्वाइन करते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं अब जैसे कि हमारे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं जितने भी स्पीच थेरेपिस्ट हैं जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं और जो जो सेमिनार्स और जिस तरह से भी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स चलती हैं अकॉर्डिंगली हम उनको जो है अटेंड भी करते हैं और जो बाकी चीज़ें होती हैं उनको भी कवर करते हैं। तो वो इट्स नॉट अ बिग डील वो हम हुँ, ज़ाहिर-सी बात है आपकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आपकी लर्निंग तो आपकी ज़िंदगी सारी ज़िंदगी आपके साथ चलती है और वो ज़रूरी है। जैसे-जैसे आप ये जो टेक्नोलॉजी फ़ास्ट हो रही है, जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा है, तो आप ज़ाहिर-सी बात है बच्चे भी आपको डिफरेंट मिल रहे हैं। हमारे हुँ, बच्चों में भी बहुत सारे आ रहे हैं। सो हम हुँ, अकॉर्डिंगली फिर उसको राइट। अच्छा एक सवाल जो कि पेरेंट्स उसमें बहुत इंटरेस्टेड होते हैं पूछने में कि आपकी फीस या चार्जेस कैसे चार्ज होते हैं पर सेशन या पैकेज होते हैं कैसे चार्जिंग होती है अगर पेरेंट्स को कुछ आइडिया देना चाहें आप। जी, जी। चार्जेज़ बेसिकली असेसमेंट फ़ीस होती है, वो तो अलग होती है, जो कि जब बच्चा आता है तो हम उसको करते हैं। और जो वैसे मेरे यहाँ पर जो है हम मंथली चार्जेज़ लेते हैं बच्चे के, जिसमें हम मंडे टू फ्राइडे 1 एक वीक में जो है मंडे टू फ्राइडे ऑन होता है, सैटरडे संडे इज़ ऑफ।
तो उसमें ये है कि हम मंथली चार्जेस लेते हैं। कुछ पेरेंट्स ये भी करते हैं कि वो वन डे का रखें कि डेली बेसिस पे हम्म। चार्जेस, लेकिन मोस्टली ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो मंथली ही करते हैं। और हम्म। उसमें देखिए डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग हम जो फी डिसाइड करते हैं वो डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग एंड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड कि उसका है क्या। ठीक है, हम्म। तो फिर उसके हिसाब से बच्चा है अगर एएसटी के साथ एक स्वेयर बच्चा आ रहा है तो जाहिर बात है एक टीचर की मेहनत, ठीक है, हम्म। हमारा काम, पेरेंट्स का आना जाना, ये चीजें भी हम देखते हैं। तो सारी चीजें देख के हम फी को डिसाइड करते हैं। और फिर ये हम्म। भी है हम फ्लेक्सिबिलिटी रहते हैं, हम ये नहीं करते कि हमने जो है अगर मैंने एक फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 27,000 रखी हुई है पर मंथ, तो ये नहीं होता कि मैंने हर एक से वो 27 ही लेनी है। हम्म। इट डिपेंड्स, तो ये लेवल पे राइट। डिपेंड करेगा। हम्म। अच्छा, एक और चीज हम पूछना चाहेंगे, वो ये कि आप तो बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, आपका स्टाफ काम कर रहा है, तो पेरेंट्स भी बाकी टाइम पे जरूरत पड़ती है उनको कि वो काम करें, तो उनकी ट्रेनिंग या गाइडेंस, उनकी काउंसलिंग के लिए उनको भी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि बाकी टाइम तो उन्होंने उनके साथ गुजारना है। तो उसके लिए कैसे काम करती हैं कि पेरेंट्स को भी ट्रेन किया जाए साथ साथ? जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही। उनके साथ ये है कि हम पेरेंट्स को साथ साथ जो है गाइड करते हैं डेली बेसिस पे। हमारा ये होता है कि चाहे स्पीच थेरेपी सेशन है या स्कूलिंग है, हमारी डेली बेसिस पे डायरी जाती है, वो डायरी पेरेंट्स हम्म। से रिपीट करवाई और हम वो ओके। एलेबोरेट भी करते हैं। इस तरह से प्लान्स बनते हैं, जैसे 6 मंथली से 1 मंथली एंड देन वीकली। और फिर हम हम्म। फ्लेक्सिबल भी रहते हैं उसमें। जैसे देखिए हम्म। एक बच्चा जो है week पे काम 1 वीक हो गया हम काम कर रहे हैं, बच्चे में प्रोग्रेस नहीं आ रही, तो हम उस पे नहीं करेंगे, हम फ्लेक्सिबल रहेंगे, हम थेरेपी को चेंज भी करेंगे, हम मेथड को चेंज करेंगे। सो हम पेरेंट्स को गाइड भी करेंगे। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हमारा क्लिनिकल बेस्ड काम है, हम हम्म। प्रोग्रेस बेस्ड काम करते हैं। तो हम फ्लेक्सिबल रहते हैं और पेरेंट्स को साथ साथ गाइड करते हैं। जैसे वीक में एक दफा हम लाजमी फीडबैक देते हैं पेरेंट्स को कि जी आपके बच्चे के साथ ये प्लान है, ये इतना किया गया था, ये उसकी प्रोग्रेस है, मजीद इतना करना है, ये मेथड यूज करें। उनको एक्टिविटीज बना के दी जाती हैं, प्लान दिया जाता है कि आप घर में इनको ऐसे डील करें। लेकिन मैं बहुत हम्म। लंबा प्लान नहीं देती उसको। हम्म। जैसे जैसे प्रोग्रेस आती जाती है प्लान चेंज होता जाता है और पेरेंट्स को जो है वो गाइड किया जाता है साथ साथ। राइट। अच्छा, एक और चीज, तो पेरेंट डिमांड कर रहे होते हैं इधर, तो हर जगह ये काफी डिमांड चल रही होती है कि हमें सेशन ऑब्जर्व करने दें। तो क्या गुजरात में भी पेरेंट्स डिमांड करते हैं कि हमें सेशन ऑब्जर्व करने दें, और अगर डिमांड करते हैं तो फिर उसको कैसे डील करते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी करते हैं और पेरेंट्स को ये होता भी है कि हमें लाजमी करवाएं। कुछ पेरेंट्स नहीं भी करते इस चीज़ को, लेकिन मेरा ये है कि मैं एक तो वीडियोस लाजमी शेयर करती हूँ पेरेंट्स के साथ। वीक में 1 वीडियो लाजमी होती है एक बच्चे की, ताकि पेरेंट्स एक तो उन्हें पता हो क्या काम। और मैं इवन के पेरेंट्स से भी वीडियो मंगवाती हूँ कि आप घर में कैसे काम करें, आप जब काम करवाते हैं तो वीडियो बनाए और मेरे से शेयर करें, ताकि हम देखें कि आया जो मेथड हमने यूज किया या जो मेथड हमने आपको बताया कि आप उस तरह से कर रही हैं या नहीं कर रही। एक तो ये चीज। दूसरा हम्म। ऑब्जर्व, शुरू के सेशंस होते हैं सर वो लाजमी ऑब्जर्व करवाते हैं ताकि पेरेंट्स हम्म। को पता चले कैसे। ज्यादातर बच्चे वो जैसे एक कोक्लियर इम्प्लांटेड बच्चा है, तो उनके जब पेरेंट्स आते हैं ना तो हम लोग बैक टू बैक बैक से काम कर रहे होते हैं, ऑडिशन में काम कर रहे हैं, उनकी ऑडिटरी प्रैक्टिसेस पे कर रहे हैं। लेकिन हम्म। पेरेंट्स जो है वो घर में आके बच्चे को लगे हैं, कोई मास्क यूज नहीं किया, कोई बैरियर नहीं है उनके पास, अब बच्चा लिप रीडिंग पे लग जाता है। ठीक है, हम्म। सो हम उनको करते हैं, फिर उनसे वीडियो मंगवाते हैं जी घर में कैसे काम कर, हमें पता चलता है वो तो फेस टू फेस कर रहे हैं। तो ये चीजें हम्म। जरूरी होती हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर एएसटी का बच्चा है तो हमें नहीं पता कि उनकी सिटिंग कैसे पेरेंट्स लेके बैठे हैं, तो हमने उनको सिटिंग बतानी है, उनकी अटेंशन स्पैन के लिए क्या एक्टिविटीज हैं, किस तरह से करवानी है, तो वो जरूरी हो जाता है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे करते हैं हम फुल सेशन ऑब्जर्व नहीं करवा सकते, ये राइट हम्म। है हमारा। मैं जो है शुरू में सेशंस ऑब्जर्व करवाती हूँ जिसमें ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट्स होते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता है उसको 5 मिनट पे, और फिर उसके बाद वीडियोस पे शेयर करते हैं। और कभी बहुत हम्म। हो जैसे पेरेंट्स को लगता है कि नहीं ऐसे टेंट्रम्स आ रहे हैं जो कि बच्चा नहीं कर पा रहा है, या कुछ बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से घर में बच्चे के जो है बिहेवियर चेंज होता है, सो हम ऑन डिमांड करवा देते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं होती। हम्म। अच्छा, एक चीज और हम आपसे, आप 2019 से सॉर्ट ऑफ काम कर रही हैं, और तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि पेरेंट्स को आप क्या मशवरा देती हैं कि जब वो किसी भी सेंटर या ऐसे प्रोफेशनल का इंतखाब कर रहे हो अपने बच्चे के लिए, तो उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए या किन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए उस सेंटर या उस प्रोफेशनल के लिए?
जी, बिल्कुल, जैसे मैंने पहले आपको बताया भी कि हमारे पाकिस्तान में थोड़ा-सी ये चीज़ है कि रेफ़रल ठीक नहीं होता। आप हुँ, आपने क्योंकि आपने अपने बच्चे को लेके जाना है, आपने सफ़र करना है, अपने बच्चे को सफ़र इन अ सेंस कि देखिए पेरेंट्स का थेरेपी करवाना तो एक डिफ़िकल्ट है ही है, लेकिन जो उन्होंने जो लेके आना है बच्चों को, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो कि सिटी के अंदर से नहीं है, जिन्हें दूर से आना पड़ता है और वो एक ट्रैवल कर रहे हैं, वो बस से आ रहे हैं, वो रिक्शा यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये चीज़ें हैं कि हम उसमें देखते हैं कि बच्चा जो है वो इतनी दूर से आ रहा है, ये सारी चीज़ें वो कैसे कर रहा है कवर, तो अकॉर्डिंगली फिर सारी चीज़ें सेट होती हैं उसकी। हुँ, राइट। अच्छा, एक और चीज़ हर जगह पे हमने देखा है हमारे इस सोसाइटी में जो भी मुख्तलिफ चैलेंजेस वाले बच्चे हैं, उनके लिए वर्ड्स का इस्तेमाल अभी फिर बड़े शहरों में निस्बतन थोड़ा-सा बेहतर हो गया है। तो मैं ये जानना चाहूँगा गुजरात और उसके पेरिफेरीज़ में हम अब कैसे देखती हैं कि अभी भी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है इन बच्चों के बारे में जो कि बहुत सी जगहों पे ऑब्सोलीट हो चुके हैं। तो आप क्या समझती हैं कि अच्छे अल्फाज के इस्तेमाल से इन बच्चों पे और उनके पेरेंट्स पे फ़र्क भी पड़ता है? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें पेरेंट्स पे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बच्चों पे तो चले पड़ता ही पड़ता है, लेकिन हुँ, पेरेंट्स पे क्योंकि पेरेंट्स जैसे मैंने अभी बात की कि पेरेंट्स बहुत दूर से आ रहे होते हैं, सफ़र करना होता है एंड मैं नाम तो नहीं लेती, मेरे पास एक पेशेंट आती थी, वो हुँ, 3 बसेस चेंज और हुँ, आप वो कहती थी कि जब मैं खड़ी होती हूँ वो एक गाँव से आती थी, वो कहती थी जब मैं खड़ी होती थी, तो 100 लोग मुझसे पूछते थे और मुझे कहते थे, "तुम कहाँ जा रही हो? अपनी बेटी को लेके कहाँ जा रही हो?" और वो मतलब वो कहती थी कि हुँ, मेरे लिए बड़ा होती थी और फिर क्वेश्चन करना कि आपके बच्चे को क्या है? और ज़्यादातर ये वो बच्चे जो बिहेवियर इश्यूज़ के साथ हैं, उनके पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है। तो इट्स गुड कि आप पॉज़िटिव वर्ड्स को ही यूज़ करें ताकि पेरेंट्स जो ऑलरेडी अपने बच्चों को लेके बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। माएँ ऐसी हैं जो बहुत सारी माएँ ऐसे शिकायत कर रही थी कि मुझे इसकी वज़ह से शुगर हो गई है, मुझे ये हो गया है। तो वो हुँ, ये चीज़ें हैं चाहिए और हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें और बाकी गुजरात में यहाँ पर अगर देखा जाए तो लोग को इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो हुँ, उन्हें तो ऐसे लोग नॉर्मल और एब्नॉर्मल का फ़र्क भी नहीं पता। तो हुँ, इस तरह से भी है। ऐसे केसेस भी हैं जो बच्चों को सादा कह के या कुछ जिनात और इन चीज़ों को कह के हुँ, छोड़ देते हैं, हुँ, तो सारी चीज़ें हैं। बट न अच्छे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। हुँ। अच्छा, लास्ट में वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू ऑलमोस्ट, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या समझती हैं कि हमारे जो रिहैब फील्ड के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, आप क्या समझती हैं कि उनमें किस चीज़ की कमी है? या इस फील्ड को अगर हम मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? या प्रोफेशनल्स को आप क्या एडवाइस करती हैं कि बहुत से ऐसे प्रोफेशनल्स भी तो होंगे जो कि गुजरात शहर से हैं या उसके गिर्दो-नवाह से हैं, तो वो अपने एरिया में आके सर्व करने को तैयार हम नहीं हो रहे। चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे इस रिहैब फील्ड के और लोग हों, तो क्या कहना चाहेंगी आप? जी, जी। अ, देखिए सबसे बड़ी बात ये एक तो पेरेंट्स का है कि वो देखें कि आपने उन्होंने कहाँ पर जाना है, एक्सपर्टीज़ क्या है, स्पीच थेरेपिस्ट की क्या है, एनीथिंग। बाकी जो हमारे थेरेपिस्ट हैं, वो भी थोड़े से फ्लेक्सिबल हों क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे केसेज़ देखने सुनने में आते हैं जिसमें थेरेपिस्ट का भी कहा जाता है। ज़ाहिर-सी बात है जब जो थेरेपिस्ट है वो तो काम कर रहा है और उसने करना ही है, लेकिन पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि वो अपने जो सॉरी चिल्ड्रन हैं या जो उनके क्लाइंट्स हैं उनको लेके वो इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते। पेरेंट्स वही बात कि वो क्या कुछ सफ़र कर रहे होते हैं ये तो उनको ज़्यादा आइडिया होता है। तो ये हुँ, चीज़ जो है कि उनको चाहिए कि थोड़ा-सा इस चीज़ को लेके फ्लेक्सिबल रहें। थोड़ी-सी हुँ, नरमी जो है वो मेरा ख़्याल है कि हमारे एक्सपर्टीज़ में होनी चाहिए। और बहुत सारे हुँ, क्योंकि मैंने को ऑब्ज़र्व किया और मेरे पास ऐसे केसेज़ आए। आई डोंट नो कि क्या होता है लेकिन थोड़ा-सा ये नरमी वाला जो है वो होना चाहिए। और हुँ, बाकी देखें कि जैसे कैंप्स लगने चाहिए। हमारे यहाँ पर ये चीज़ बहुत कम है, मेडिकल कैंप्स लगते हैं, लेकिन ये इन चीज़ों के नहीं लगते, बहुत कम हुँ, लगते हैं। इन करेंगे हमारे पास यहाँ पर एक ऐसे ही कैंप लगा था जहाँ पर थेरेपिस्ट गई थी और लोगों को अवेयरनेस नहीं थी और उन्होंने एक हियरिंग के लिए चेक करने के लिए जो स्पीच थेरेपिस्ट बेसिकली अपनी 6 विंग साउंड्स को यूज़ करते हैं चेक करने के लिए, उन्होंने हुँ, किया और वहाँ पर औरत
थीं और उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रही हैं? मेरे बच्चे के साथ क्या आवाज़ें निकाल रही हैं आप? ये क्या हुँ, तरीक़ाकार है? ये टेस्ट है। सो हुँ, ये अवेयरनेस नहीं, तो इस तरह की जो है कुछ ना कुछ कैंप्स लगने चाहिए जिसमें लोगों को अवेयरनेस भी हो, चेकअप हो लोगों का, हुँ, बच्चों का। ज़्यादातर जो हमारे इस तरह के छोटे एरियाज़ हैं उनमें, और जो बाहर हुँ, जो चले जाते हैं वो उनको भी चाहिए कि वो अपने सिटी में रह के काम करें जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद में आपको हर जगह थेरेपिस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन बिल्कुल। हमारे ऐसे काम है। राइट। हुँ। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि अवेयरनेस की इन एरियाज़ में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। तो आपने बिल्कुल सही चीज़ों को पॉइंट आउट किया और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया। हम तकरीबन अपने इंटरव्यू के एंड पे हैं। तो मैं मिस नाज़मा आपका दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने वक़्त निकाला और ये इन्फॉर्मेशन हमें गुजरात के हवाले से भी मिली और आई होप कि ये लोगों के लिए इन्फॉर्मेशनल होगी। So thank you very much once again. थैंक यू सो मच हुमायूँ, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। Until then, take care and अल्लाह हाफ़िज़।